हेलो स्टूडेंट्स। आज हम आपके लिए लेके आए हैं माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर का कक्षा 10 का विज्ञान का मॉडल पेपर। और इसमें हमने शामिल किए हैं परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट प्रश्न जो परीक्षा में संभावित रूप से आ सकते हैं। साथ ही हम आपको बताएंगे कि परीक्षा में एग्ज़ाम हॉल में हमको प्रश्न हल कैसे करने हैं, कितने कितने शब्दों में प्रश्नों का उत्तर देना है। वो सारी की सारी बातें हम आपसे इस वीडियो में करेंगे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं निर्देशों की। तो ये जो पेपर है इसकी अवधि रहने वाली है 2 घंटा 45 मिनट। पूर्णांक है होगा 80 नंबर का ये पेपर है। उसके बाद में कुछ महत्वपूर्ण निर्देश है कि सर्वप्रथम जो परीक्षार्थी है वो अपने प्रश्न पत्र पर नामांक जरूर लिख लें। नामांक सभी को लिखने आवश्यक है और सभी प्रश्न करने अनिवार्य हैं। प्रत्येक प्रश्न पत्र के लिए उत्तर पुस्तिका, जो प्रत्येक प्रश्न पत्र है उसके लिए जो उत्तर है वो कहाँ लिखना है, उत्तर पुस्तिका में। प्रश्न पत्र पे कुछ नहीं लिखना है। जिन प्रश्नों में आंतरिक खंड है उनके उत्तर हमको एक साथ लिखने हैं। कभी कभी बच्चे ये गलती कर देते हैं कि प्रश्न के खंड है वो अलग अलग तोड़ के लिख देते हैं, तो ऐसे जो परीक्षक है उसको चेक करने में दिक्कत आती है। साथ ही जो प्रश्न संख्या है 17 से 23 उसमें आंतरिक विकल्प हैं, तो ये भी आप देख ले। अब हम शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न, निम्न प्रश्नों के उत्तर सही विकल्प चुनकर दीजिए। पादप में फ्लोएम उत्तरदायी है। तो यहाँ 4 ऑप्शन हमारे पास है। जो फ्लोएम होता है पादपों में वो क्या करता है, भोजन का वहन, जल का वहन, ऑक्सीजन का वहन, अमीनो अम्ल का वहन। तो यहाँ पर हमारे पास सही उत्तर हो जाएगा जो फ्लोएम है वो फूड। आपको याद कैसे रखना है, फ्लोएम फैसे आ रहा है तो यहाँ फूड, फूड का ट्रांसफर करता है। तो यहाँ सही उत्तर हमारा हो जाएगा भोजन का वहन। अगला प्रश्न है, मनुष्य में आमाशय एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है। तो यहाँ पर आमाशय दिया है और आमाशय से हम जानते हैं कि जो डाइजेस्टिव सिस्टम है हमारा, पाचन तंत्र, उसका भाग है। लेकिन ऑप्शन देखते हैं कौन कौन से हैं। श्वसन, उत्सर्जन, पोषण और परिवहन। तो यहाँ पर जो पोषण है वो सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ है, निम्न में से कौन सा पादप हार्मोन है। तो पादप हार्मोन की जो पहचान होती है, जो जिब्रेलिक एसिड होता है उसके हिसाब से यहाँ पादप हार्मोन जिब्रेलिन आ जाएगा। कोशिका विभाजन में कौन सा हार्मोन प्रेरित करता है। तो जो कोशिका विभाजन होता है, सेल डिवीजन, सेल डिवीजन, तो उसमें जो विभाजन प्रेरित करेगा वो होगा यहाँ साइटोकाइनिन। यहाँ सही उत्तर हो जाएगा हमारा साइटोकाइनिन। अगला प्रश्न है हमारे पास, उत्तल लेंस के लिए वह बिंदु जिस पर आपतित किरण बिना मुड़े सीधी निकल जाती है उस बिंदु को हम कहते हैं। तो वो बिंदु हमारा प्रकाश केंद्र कहलाता है। इस प्रश्न को कैसे समझेंगे कि यहाँ पर जो आपतित किरण है ये हमारा उत्तल लेंस की बात हो रही है, तो ये हम बना लेते हैं उत्तल लेंस। और यहाँ से जो किरण आएगी, ये जो प्रकाश केंद्र है हमारा, यहाँ से बिना मोड़े सीधी निकल जाएगी। ये हम समझ सकते हैं इसको। उसके बाद में
प्रकाश के लिए परावर्तन की जो घटना है इसमें कोण I और कोण R में सही संबंध कौन सा है। तो हम जानते हैं कि परावर्तन की घटना में जो आपतन कोण और परावर्तन कोण है वो बराबर होते हैं। तो यहाँ कोण I बराबर कोण R हो जाएगा, तो ऑप्शन ए का यहाँ सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विभवांतर को मापने का यंत्र है। तो विभवांतर को मापने का यहाँ यंत्र आ जाएगा वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर से हम क्या नापते हैं, वोल्टेज नापते हैं। बाकी जो गैल्वेनोमीटर है इससे विक्षेप नापते हैं, इससे धारा नापते हैं। और जो वोल्टामीटर होता है वो जो विद्युत अपघटन का पात्र होता है। ये आप ध्यान रखेंगे, वोल्ट मीटर और वोल्टामीटर में अंतर क्या होता है। वोल्ट मीटर से हम नापते हैं वोल्टेज, और वोल्टामीटर हम कहते हैं जो हमारा इलेक्ट्रोलाइसिस का जो पात्र होता है उसको वोल्टामीटर हम कहते हैं। अगला प्रश्न यहाँ है, किसी चालक तार का प्रतिरोध निर्भर करता है। बिल्कुल साधारण प्रश्न है। तो चालक तार का प्रतिरोध यहाँ जो सारे एलिमेंट दिए गए हैं उनके ऊपर डिपेंड करता है। उपयुक्त सभी यहाँ ऑप्शन आ जाएगा। अगला प्रश्न है, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरित करने वाली युक्ति कौन सी है। तो देखिए, यांत्रिक ऊर्जा का मतलब है घूमने वाला जो यंत्र है वो हम यहाँ छांटेंगे। और जो विद्युत ऊर्जा की बात हो रही है तो जो लाइट से चलता है, तो यहाँ लाइट से चलने वाला केवल और केवल मोटर है। तो ये हमारा उत्तर यहाँ सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अभिक्रिया दी गई है Fe2O3 + 2Al बराबर Al2O3। एल्यूमिना बन रहा है और फिर जो फेरस है वो बाहर निकल रहा है। तो यहाँ पर अभिक्रिया किस प्रकार की है। तो यहाँ पर जो फेरस है उसके स्थान पे क्या आ गया है, एल्यूमिनियम आ गया है। तो ये एक तरीके से विस्थापन अभिक्रिया हो जाएगी। द्विविस्थापन अभिक्रिया इसलिए नहीं होगी क्योंकि यहाँ यदि कोई दूसरा कंपाउंड होता तो उसको द्विविस्थापन भी हम कह देते, लेकिन यहाँ पर केवल विस्थापन अभिक्रिया ये कहलाएगी। अगला प्रश्न है, अपचयन का उपचार करने के लिए, अपचयन का उपचार करने के लिए हम काम में लेते हैं एंटी एसिड, क्योंकि इसमें पेट में जो है वो अम्ल की मात्रा बढ़ जाती है और उसका उपचार हम एंटी एसिड के द्वारा करते हैं। उसके बाद खाद्य पदार्थों के डिब्बों पर जिंक की बजाय टिन का लेप होता है। तो यहाँ देखिए हमको उत्तर में दे रखा है कि टिन है वो जिंक की अपेक्षा ज़्यादा क्रियाशील रहता है। तो यदि टिन है तो क्रियाशीलता की बात करेंगे, तो क्रियाशीलता के कारण ही इसका जो लेप है वो होगा। जिंक है तो वो कम क्रियाशील होता है टिन की बजाय। रिक्त स्थान वाले प्रश्नोत्तर हैं। तो यहाँ नर में जो हार्मोन है वो होगा टेस्टोस्टेरोन, और अपशिष्ट उत्पादों को शरीर से बाहर निकालने का जो प्रोसेस है वो कहलाएगा उत्सर्जन। उसके बाद में ओजोन परत सूर्य से आने वाली जो यूवी रेज है, अल्ट्रा वायलेट रेज है, उससे सुरक्षा प्रदान करती है। उसके बाद में कोयला और पेट्रोलियम जो है वो जीवाश्म ईंधन के उदाहरण है, क्योंकि इसका निर्माण है वो जो जीवाश्म प्रक्रिया है कार्बनीकरण की उसके द्वारा होता है। उसके बाद गोलीय दर्पण की वक्रता, ध्रुव वक्रता केंद्र के बीच की आधी दूरी को हम यहाँ कहेंगे फोकस दूरी। उसके बाद में विद्युत शक्ति है उसका मात्रक यहाँ हो जाएगा वोट।
अब है अति लघु उत्तरात्मक प्रश्न। तो यहाँ आप जो यहाँ उत्तर एक पंक्ति में दे रखे हैं, लेकिन आपको एक पंक्ति से दो पंक्तियों में यहाँ दे देना है। तो पचित भोजन का अवशोषण किस भाग में होता है? तो यहाँ एक शब्द में भी उत्तर दे सकते हैं कि जो पचित भोजन है उसका अवशोषण होता है छोटी आंत या क्षुद्रांत्र हम जिसको कहेंगे। मधुमेह रोग किस हार्मोन के कारण होता है? तो यहाँ जो इंसुलिन हार्मोन है पेंक्रियाज के द्वारा जो सीक्रेट होता है उसके द्वारा मधुमेह रोग होता है। छात्रों आपको बता दें कि जो पेंक्रियाज है वो 3 हार्मोन्स का स्रावन करता है और इसमें जो बीटा सेल्स है इसके द्वारा इंसुलिन का स्रावन होता है। इंसुलिन जो हार्मोन है उसकी कमी से मधुमेह रोग हो जाता है। मधुमेह भी 2 प्रकार के होते हैं, एक तो डायबिटीज इंसिपिडिस होता है और दूसरा डायबिटीज मेलिटस होता है। तो यहाँ आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी है। रेफ्रिजरेटर में किस रसायन का उपयोग किया जाता है? तो रेफ्रिजरेटर में फ्रेओन्स का उपयोग किया जाता है। उसके बाद में अमृता देवी बिश्नोई पुरस्कार किससे संबंधित है? तो अमृता देवी बिश्नोई पुरस्कार यहाँ वन्य जीव संरक्षण से संबंधित है। जो खेजरली आंदोलन है वो यहाँ आप ध्यान में रखें। गंगा नदी पर बने बांध का नाम यहाँ आ जाएगा टिहरी बांध। तो टिहरी बांध जो यहाँ भागीरथी नदी है, तो भागीरथी गंगा नदी का ही उपनाम है, तो टिहरी बांध उसके ऊपर बना हुआ है। अगला यहाँ प्रश्न है कि यदि एल लंबाई के चालक तार का प्रतिरोध R ओम है, उसी चालक तार से 2R ओम प्रतिरोध प्राप्त करने के लिए कितनी लंबाई लेनी होगी? तो देखिए यहाँ मान लेते हैं हम कि जो लंबाई L1 है वो 1 है और प्रतिरोध R1 है वो R ओम है, ठीक है। L2 का हमको पता नहीं है और R2 है, यहाँ 2R हो जाएगा क्योंकि हमको दिया हुआ है कि हमको प्राप्त कितना प्रतिरोध करना है, 2 ओम करना है। अब सूत्र हमारा है जो R बराबर रो इंटू एल बटा ए, ये फॉर्मूला हमारा। तो यहाँ से समानुपात हो जाएगा R1 R2 बटा R1 बराबर L2 बटा R1 L1। तो यहाँ पर हम मान रख देंगे और वज्र गुणा कर देंगे और वज्र गुणा करने के बाद में L2 बराबर 2L आ जाएगा। तो यहाँ जो लंबाई है वो हमको दोगुनी लेनी होगी। अगला यहाँ प्रश्न है, 2 चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद क्यों नहीं करते? देखिए यहाँ प्रतिच्छेदन संभव नहीं है क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र की 2 दिशाएं संभव नहीं है। यदि 2 दिशाएं संभव होती तो वो एक दूसरे को प्रतिच्छेद भी करते, एक ही दिशा में होता है। अगला प्रश्न है, किसी परिपथ में धारा प्रवाह है या नहीं, ये जानने के लिए किस विद्युत का उपकरण हम काम में लेते हैं? तो यहाँ देखिए विक्षेप प्राप्त करने के लिए हम गैल्वेनोमीटर काम में लेते हैं। अगला यह प्रश्न है कि कठोर जल को मृदु करने के लिए सोडियम यौगिक कौन से सोडियम यौगिक का हम प्रयोग करते हैं? तो धावन सोडा जो यहाँ हमारा है सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 जल योजित, इसका रूप हम यहाँ काम में लेंगे। उसके बाद में ताजे दूध का pH 6 होता है, दही जम जाने पर इसका pH परिवर्तित
हो जाता है। क्यों? तो वही दूध होता है वो कम अम्लीय होता है, और जो दही होता है वो ज़्यादा अम्लीय होता है। ज़्यादा अम्लीय पदार्थ का पीएच है वो कम होगा। यहाँ हम समझ लेते हैं कि ये हम आप मेरे पास जो न्यूट्रल बिंदु है 7 वो है, और जैसे जैसे 7 से नीचे आएंगे अम्लीयता वो बढ़ती जाएगी, इधर क्षारीयता बढ़ती जाएगी। तो यहाँ जैसे जैसे नीचे आएंगे हम वहाँ खट्टापन बढ़ता जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ है, आश्रित जल विद्युत का चालक नहीं होता जबकि वर्षा जल होता है। तो आश्रित जो जल है उसमें H+ उपस्थित नहीं होते, और जबकि वर्षा का जल होता है उसमें बहुत सारे आयन उपस्थित होते हैं, जिसके कारण वो चालक होता है। और यहाँ जो H+ आयन है वो धारा के संचालन में सहायता करते हैं। उसके बाद में जो CaCl2 यौगिक है वो होता है हमारा विरंजक चूर्ण। विरंजक चूर्ण का उपयोग हम विरंजन में करते हैं। विरंजन क्या होता है? जैसे मान लो किसी भी चीज़ का कलर उड़ाना हो तो उसमें यहाँ ये प्रयोग किया जाता है। अब है बड़े वाले प्रश्न। बड़े प्रश्न में पहला प्रश्न है, भोजन के पाचन में लार की भूमिका कौन सी होती है? तो यहाँ आप समझिएगा प्रश्नों के उत्तर। तो भोजन के पाचन में लार की भूमिका, सबसे पहले तो भोजन को गीला कौन करेगा? लार करेगी, और गीला हो जाएगा बोलस। देखो यहाँ हम कुछ टर्म भी आपको बता रहे हैं। जो बोलस हो जाएगा, निगलने में सहायता इसको होगी। उसके बाद में जो टाइलिन है, टाइलिन है वो स्टार्च को किस में बदल देगा? माल्टोज में। माल्टोज क्या है? एक प्रकार की शुगर है। लार में जो उपस्थित लाइसोजाइम होते हैं वो जो बैक्टीरिया है उनको नष्ट करने में हमारी सहायता करेंगे, और साथ ही जो लार है वो दांतों के बीच फंसे अन्य कण को निकालने में भी सहायता करती है। तो ये 4 पॉइंट यहाँ आप लिखोगे तो आपको यहाँ नंबर मिल जाएंगे। अगला प्रश्न है, प्रभावी और अप्रभावी लक्षणों में अंतर बताइए। तो देखो प्रभावी जो मेंडल का प्रयोग है, प्रभावी लक्षण कौन से हैं? प्रभावी लक्षण ऐसे होते हैं जो प्रथम पीढ़ी में हमको संतान में दिखाई देते हैं, उनको हम प्रभावी लक्षण कहेंगे। जैसे मटर का जो लंबापन है वो प्रभावी लक्षण हम मान सकते हैं। और अप्रभावी लक्षण है जो छिपे रहते हैं प्रथम पीढ़ी में, वो अप्रभावी होते हैं, जैसे बोनापन है। और कई लक्षण हैं जो 7 लक्षण इसमें लिए गए थे, उनमें से जो प्रकट हो जाते हैं वो तो प्रभावी हो जाते हैं, और जो प्रकट नहीं होते प्रथम पीढ़ी में वो अप्रभावी लक्षण होते हैं। उसके बाद में एक संकर और द्विसंकर का जो प्रारूप है उसमें फिनोटाइप लक्षण प्रारूप हमको यहाँ बताना है। तो फिनोटाइप सिंगल क्रोस में यहाँ है 3:1, और जो डबल क्रोस है उसमें है 9:3:3:1। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। जैव निम्नीकरणीय किसे कहते हैं? तो जैव निम्नीकरणीय पदार्थ किसे कहते हैं वो हम यहाँ जान लेंगे। बायोडिग्रेडेबल एलिमेंट, तो जो जैविक प्रक्रम के द्वारा अपघटित हो जाते हैं और ये केवल मात्रात्मक रूप से अधिक हो जाने पर ही प्रदूषकों की भांति व्यवहार करते हैं, इनको हम जैव निम्नीकरणीय पदार्थ कहते हैं। जैसे जैव निम्नीकरणीय पदार्थ का यहाँ उदाहरण है, हम रसोई घर का कचरा है, फलों के छिलके हैं, ये सारा का सारा ले सकते हैं।
अगला प्रश्न यहाँ है, प्रकाश के अपवर्तन के नियम लिखने हैं। तो अपवर्तन जो होता है वो क्या होता है वो हम जानेंगे यहाँ। तो थोड़ी सी परिभाषा हम देख लेते हैं कि प्रकाश किरण किसी माध्यम से आती है और वो टकराकर दूसरे माध्यम में लौट जाती है। तो ये तो परिभाषा है अपवर्तन की। और जो नियम है, पहला है आपतित किरण, अपवर्तित किरण एवं दोनों माध्यमों को पृथक करने वाला जो पृष्ठ का आपतन बिंदु है वो सारे का सारा एक ही तल में स्थित होते हैं। दूसरा है प्रकाश के किसी निश्चित रंग तथा निश्चित माध्यमों के युग्म के लिए आपतन कोण की ज्या, यहाँ ज्या साइन होगा, और अपवर्तन कोण की ज्या साइन, तो ये यहाँ पर क्या होगा, स्थिर रहेगा ये अनुपात साइन आई बटा साइन आर। इसको हम स्नेल का नियम भी कहते हैं। और साथ में ही जो ये अनुपात है ये रिफ्लेक्टिव इंडेक्स कहलाता है। तो ये चीज़ आप ध्यान में रखेंगे। अगला प्रश्न है कि यदि 2 ओम, 3 ओम और 6 ओम के प्रतिरोधकों को पार्श्व क्रम में, देखिए पार्श्व क्रम का मतलब है यहाँ समांतर क्रम, समांतर क्रम में संयोजित करें तो तुल्य प्रतिरोध की गणना कैसे करेंगे। तो सबसे पहले तो सूत्र हमको ध्यान में होना चाहिए कि जो समांतर क्रम है उसमें प्रतिरोध कैसे ज्ञात करते हैं, तुल्य प्रतिरोध। तो 1/r इज इक्वल टू सारे प्रतिरोध है उनको टोटल कर देंगे हम। तो यहाँ पर भी 1/r है, यहाँ लिख लेंगे 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/4 जो यहाँ आप देख पा रहे हैं। उसके बाद में 3 × 2 × 1 6/6 हो जाएगा बराबर 1 तुल्य प्रतिरोध आ जाएगा। यहाँ तुल्य प्रतिरोध को 1 ओम लिख देंगे। अब है विद्युत परिपथ के लिए ओम का नियम लिखिए और आवश्यक सूत्र भी लिखिए। तो जो जर्मन वैज्ञानिक है साइमन ओम, उन्होंने ये बताया था कि किसी धातु के तार में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा उस तार के सिरों के बीच जो विभवांतर उत्पन्न होता है उसके समानुपाती होती है। तो यहाँ पर जो निकल के आएगी बात, V समानुपाती I होता है। यदि तार की जो भौतिक अवस्था है जैसे लंबाई, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है, ताप है, ये सारी न चेंज की जाए तो ये कंडीशन लागू होती है। तो यहाँ V समानुपाती हो गया I, तो V बराबर हो जाएगा RI। यहाँ R क्या है, एक कांस्टेंट है, एक नियतांक है जिसको हम चालक तार का प्रतिरोध कहेंगे। ये है ओम का नियम। अगला है यहाँ धारावाही चालक छड़ को चुंबकीय क्षेत्र में लंबवत रखने पर उस पर लगने वाले बल की दिशा की व्याख्या करने के लिए फ्लेमिंग के बाई हाथ का जो नियम है वो बताना है। तो हमको यहाँ पर एक ही चीज रखनी है याद, FBI। फ्लेमिंग का जो बाएं हाथ का नियम है वो FBI का नियम कहलाएगा। तो ये जो I है फोर्स है और B यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र है और I यहाँ विद्युत धारा है। तो एक ग्राफ के रूप में ऐसे बन जाएगा, ये देखिए जो आप देख पा रहे हैं, चित्र में भी देख पा रहे हैं, ये B है, ये F है, ये I है। तो जो अंगुली है उसको इस प्रकार फैलाए कि तीनों परस्पर लंबवत हो। यदि तर्जनी उंगली जो ऊपर वाली उंगली है वो विद्युत क्षेत्र की दिशा को दिखाएगी, मध्यमा है वो धारा की दिशा को दिखाएगी और जो हमारा अंगूठा है वो
लगने वाले बल को प्रदर्शित करेगा। ये होगा फ्लेमिंग का वाम हस्त का नियम। अगला प्रश्न यहाँ पर हमारे पास है कि लोहे की वस्तुओं को हम पेंट क्यों करते हैं। तो देखिए, जो लोहे की वस्तु है यदि उनको आर्द्र, आर्द्र का मतलब होता है नमी, नमी में हम यदि उनको खुला छोड़ दें तो उनकी सतह पर भूरे रंग का एक पपड़ीदार पदार्थ बन जाता है जिसे हम जंग कहते हैं। ये जंग होता है हाइड्रेटेड आयरन, ऑक्साइड होता है एक तरीके से। तो ये इसको नहीं जमने देना है, इसके लिए हम पेंट करना है। पेंट करने से मुख्य बचाव ये होता है कि जो हमारी सतह है वो वायु के संपर्क में नहीं आती और जंग लगने से बच जाती है। इसीलिए मुख्य रूप से पेंट किया जाता है। अगला प्रश्न यहाँ है, संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है और रासायनिक समीकरण संतुलित करना क्यों आवश्यक है। तो देखिए, संतुलित रासायनिक समीकरण, जो परमाणुओं की संख्या है दोनों तरफ यदि बराबर है तो उसको हम कहेंगे संतुलित रासायनिक समीकरण। रासायनिक समीकरण को संतुलित करना इसलिए आवश्यक है क्योंकि इसके द्वारा हम न केवल समीकरण के वास्तविक अणुओं की जानकारी प्राप्त करते हैं बल्कि अभिकारक और उत्पादों की वास्तविक संख्या भी जानकारी हम इससे कर लेते हैं। जो LHS और RHS, LHS बराबर RHS हम रखते हैं। ये जो विधि होती है समीकरण संतुलित करने की, हिट एंड ट्रायल मेथड होती है। हिट एंड ट्रायल मेथड, तो ये आप थोड़ा ध्यान में रखिएगा। यहाँ आयनिक यौगिकों का गलनांक उच्च क्यों होता है। तो देखिए, आयनिक यौगिकों की जो मुख्य रूप से प्रॉपर्टी होती है उच्च गलनांक, ये क्यों होती है, क्योंकि उसमें जो बॉन्ड होते हैं, बॉन्डिंग होती है, उसको तोड़ने के लिए ज़्यादा एनर्जी की आवश्यकता होती है। ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी तो उसका गलनांक उच्च हो जाता है। बॉन्डिंग इसलिए ज़्यादा होती है क्योंकि वो जाला के रूप में पाए जाते हैं। क्रिस्टल जो होते हैं, धनायन और ऋणायन का जो निश्चित क्रम है उसमें संयोजन उनका होता है। अगला प्रश्न है हमारा यहाँ, तांबे के विद्युत अपघटनीय परिष्करण का नामांकित चित्र बनाइए। देखिए, यहाँ हमको वोल्टामीटर का एक चित्र बनाना है जिसमें हमको शो करना है कुंजी, शेल, दो हमको इलेक्ट्रोड शो करने हैं, एनोड और कैथोड। कैथोड यहाँ हमारा नेगेटिव हो जाएगा, एनोड यहाँ पॉजिटिव हो जाएगा। तो हम यहाँ क्या क्या लेंगे, अम्लीकृत जो कॉपर सल्फेट का विलीन है वो हम विलीन के रूप में ले लेंगे, और जो एनोड पंख है उसके नीचे जो अशुद्धियाँ हैं वो जमा हो जाएगी। तो ये सारी की सारी व्यवस्था करते हुए हमको एक चित्र बनाना है। अगला प्रश्न है, यहाँ प्रयोग द्वारा समझाइए कि धातु ऊष्मा के संचालक होते हैं, और ये आवश्यक चित्र भी बनाना है। यहाँ पर हमको क्या करना है, एक धातु का तार लेना है, उसको स्टैंड से सेट कर देना है, और एक मोम से, देखिए इस तरीके से आपको बताऊं, ये जो यहाँ आलपिल लगा देनी है मोम से, और फिर हमको बर्नर से गर्म करना है। चाहे ये बर्नर यहाँ रख दो या फिर यहाँ रख दो। खुले हुए सिरे के ऊपर जो मोम है उससे आलपिन चिपका देंगे, यहाँ भी चिपका सकते हैं। उसके बाद में गर्म करेंगे तो देखिए, सबसे पहले यदि यदि हम यहाँ गर्म करेंगे तो सबसे पहले ये आलपिन गिरेगी पिघल के, फिर दूसरी ये, तीसरी ये, चौथी ये। तो ये जो
चालन विधि होती है हमारी, आपने पढ़ा होगा पहले भी। कंडक्शन मेथड होता है धातुओं के लिए ऊष्मा में स्थानांतरण का, उसका यहाँ थोड़ा सा शुद्ध रूप दिया गया है। और हमको यहाँ क्या क्या करना है, स्पिरिट लैंप, मोमबत्ती, बर्नर, ये हमको यहाँ चाहिए होंगे। फिर हम क्या सेव करते हैं यहाँ, थोड़ी देर बाद में परीक्षण करेंगे कि उपयुक्त क्रियाकलाप से पता चल जाएगा कि धातु सुचालक है। यहाँ थोड़ा सा अलग लैंग्वेज दे रखी है, आप ऐसे लिख दीजिएगा कि जैसे ही हम जो तार है उसको गर्म करते हैं तो गर्म करने वाले जो सिरा है उसके पास वाली पिन है वो पहले गिरती है, उसके बाद वाली दो उसके बाद में गिरती है। तो इस प्रकार से क्रम ये रहता है। तो यहाँ पर जो धातु होते हैं उनकी जो व्यवस्था होती है अंदर से वो कुछ इस प्रकार से हम देख पाते हैं। ये अणु है, ये अणु है धातुओं के, और यहाँ जैसे ही हम यहाँ गर्म करेंगे तो ये अणु ऊष्मा लेगा, फिर ये उसको ट्रांसफ़र कर देगा, ये इसको ट्रांसफ़र करेगा, ये इसको ट्रांसफ़र करेगा। इस तरीके से ट्रांसफ़र होते होते पूरी की पूरी छड़ है या धातु का तार है वो गर्म हो जाएगा। तो ये हमको ध्यान में रखना है। उसके बाद में लेड और मरकरी जो धातु है वो ऊष्मा के कुचालक होते हैं, ये हमको ध्यान रखना है, अपवाद है ये चीज़ें। अगला जो प्रश्न है हमारे पास, वायवीय और अवायवीय श्वसन में अंतर क्या है। तो पॉइंट टू पॉइंट हम अंतर यहाँ आपको बताएंगे। सबसे पहले तो ये तो अनोक्ष श्वसन होता है। अवायवीय श्वसन देखिए इंग्लिश में भी हम याद रखेंगे, वायवीय को बोलेंगे एरोबिक और अवायवीय को बोलेंगे एनएरोबिक। तो इसको हम ऑक्सीशोषण कहेंगे, इसको अनॉक्सीशोषण हम यहाँ कहेंगे। उसके बाद में यहाँ इसमें ऑक्सीजन उपस्थित होती है और इसमें अनुपस्थित होती है। तीसरा पॉइंट है कि इसमें भोज्य पदार्थों का पूर्ण ऑक्सीकरण होता है और इसमें अपूर्ण ऑक्सीकरण होता है। अगला है प्रोडक्ट के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल बनेंगे इसमें तो, और इसमें CO2 और कार्बनिक अम्ल बनते हैं। यहाँ पर देखिए थोड़ा आप समझने की, जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति है वो अम्ल का रूप में, विशेष रूप से जो लैक्टिक अम्ल, लैक्टिक एसिड बनेगा यहाँ, और इसमें ज़्यादा ऊर्जा उत्पन्न होगी और इसमें कम ऊर्जा उत्पन्न होगी। तो बच्चों कभी कभी हमने ये देखा है कि हमको ज़्यादा वर्क कर लेते हैं तो हमको थकान अनुभव होती है। तो ये जो थकान है वो लैक्टिक एसिड के कारण ही होती है, जो मांसपेशियों में जमा हो जाता है। अथवा में एक प्रश्न दे रखा है, वो भी हमको हल करना होगा कि हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन की कमी से क्या फ़र्क पड़ेगा। तो हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन का प्रमुख कार्य जो है वो फेफड़ों से ऑक्सीजन ग्रहण करके विभिन्न ऊतकों तक पहुंचाना होता है, ऑक्सीजन को बांध के ले जाना होता है। इसे हम श्वसन वर्णक भी कहते हैं। हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन की कमी के कारण फेफड़ों से ऑक्सीजन, फेफड़ों की जो शरीर की कोशिकाओं के लिए जो ऑक्सीजन की उपलब्धता है वो कम हो जाएगी। फलस्वरूप जो भोज्य पदार्थ है उसमें उनके ऑक्सीकरण में बाधा पड़ेगी। ऐसा होने से शरीर की ऊर्जा कम हो जाएगी और हमारा स्वास्थ्य भी खराब हो जाएगा, थकान रहेगी हमको, और थकान रहेगी तो ब्लड का निर्माण भी कम हो पाएगा और रक्त की कमी या फिर एनीमिया हो जाएगा। इससे व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकती है। तो इसलिए हमको जो Fe युक्त, Fe जो धातु है वो यहाँ हीमोग्लोबिन में पाया जाएगा। तो यहाँ Fe से युक्त भोज्य पदार्थों का सेवन हमको करना चाहिए। अगला प्रश्न यहाँ है कि समजात और समरूप अंग किसे कहते हैं।
चित्र भी हमारे पास यहाँ उपलब्ध है। सबसे पहले समजात अंग, ऐसे अंग जिनकी उत्पत्ति और रचना में तो समान होते हैं लेकिन कार्य भिन्न भिन्न होते हैं। जात का मतलब जो काम है उनका वो अलग अलग है। तो जैसे घोड़े के अग्रपाद है, पक्षी के पंख है, मनुष्य के हाथ है, इनके काम अलग अलग हैं लेकिन उत्पत्ति समान है। उसके बाद में समरूप अंग, ऐसे अंग जिनकी उत्पत्ति मूल संरचना भिन्न भिन्न होती है लेकिन कार्य समान होते हैं। वृत्ति का मतलब होता है कार्य। तो तितली और चमगादड़ के पंख यहाँ उदाहरण ले लेंगे। ये आप चित्र देख पा रहे हैं समवर्ती अंग और समजात अंगों के। अगला प्रश्न है यहाँ, जीवाश्म किसे कहते हैं। तो जीवाश्म क्या होता है वो हम समझेंगे। इससे पहले हम जानते हैं कार्बनीकरण की जो प्रक्रिया है, हमने कक्षा 8 में पढ़ी थी। उसमें जो पदार्थ है वो कई तहों के नीचे दब जाता है तो उसका अपघटन हो जाता है। तो यहाँ हम देखेंगे कि जीव की मृत्यु के पश्चात शरीर का अपघटन हो जाता है, वह समाप्त हो जाता है। परंतु कभी कभी जीव तथा उसके कुछ भाग ऐसे वातावरण में चले जाते हैं जिनके कारण उनका कंप्लीटली अनुभव नहीं हो पाता और ये शरीर चट्टानों में परिरक्षित हो जाते हैं। इन्हें ही हम कहेंगे जीवाश्म। जीवाश्म में जैसे पेड़ का तना यहाँ दे रखा है और अमोनाइट जीवाश्म यहाँ दे दिया गया है। ट्राइलोबाइटा जो कि एक आर्थ्रोपोड है वो भी दिया गया है। और यहाँ पाइसीज मछलियाँ हैं उसमें नाइट्रिया का उदाहरण दिया गया है। डायनासोर जो राजासोरस कहलाते हैं यहाँ भी उसका उदाहरण दिया गया है। अगला प्रश्न है विद्युत चुंबकीय क्षेत्र। चुंबकीय क्षेत्र से आप क्या समझते हैं। चुंबकीय बल रेखा की विशेषता बताइए और किसी धारावाही वृत्ताकार कुंडली द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र को प्रदर्शित करने के लिए एक चित्र भी हमको बनाना है। तो देखिए, सबसे पहले चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जहाँ पर चुंबक अपना प्रभाव दिखाती है, प्रभाव का अनुभव होता है, वहाँ चुंबकीय क्षेत्र प्रेजेंट होता है तो इसे हम चुंबकीय क्षेत्र कह देंगे। उसके बाद में चुंबकीय बल रेखा। तो चुंबक के बाहर इन बल रेखाओं की जो दिशा होती है वो उत्तरी ध्रुव है, नॉर्थ पोल से एन से लेके एस तक होती है और अंदर ये दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव में अंदर तो होती है एस से एन और बाहर होती है एन से, ये देख पा रहे हैं आप, एन से एस ये होती है। ये बंदर वक्र के रूप में होती है। चुंबकीय बल रेखा के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उसमें चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती है। चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती क्योंकि एक बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दो दिशाएं संभव नहीं हो पाती। उसके बाद में एक समान चुंबकीय क्षेत्र की चुंबकीय बल रेखाएं परस्पर समांतर और बराबर दूरियों पर होती है। और सबसे लास्ट में जो वृत्ताकार कुंडली है उसके द्वारा हम कैसे चुंबकीय क्षेत्र का प्रदर्शन कर सकते हैं तो वो हम यहाँ आपको दिखा रहे हैं। एन से एस से एन यहाँ चल रही है चुंबकीय बल रेखाएं। अगला प्रश्न यहाँ है विद्युत मोटर का सिद्धांत और कार्य प्रणाली यहाँ हमको बतानी है। तो विद्युत मोटर एक ऐसा यंत्र है जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है और सिद्धांत जो है यहाँ
विद्युत मोटर का सिद्धांत इस तथ्य पर आधारित है कि कुंडली को यदि विद्युत चुम्बकीय क्षेत्र में रख के विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो कुंडली पर एक बलयुग्म कार्य करेगा जो कुंडली को उसके अक्ष पर घुमाने का कार्य करेगा। यदि कुंडली अपने अक्ष पर घूमने के लिए स्वतंत्र है तो वह घूमने लगेगी। कार्य प्रणाली कैसे करेंगे? सबसे पहले तो एक बैटरी से कुंडली में धारा प्रवाहित करेंगे और फ्लेमिंग के बाएं हाथ का यहाँ नियम लग जाएगा। तो कुंडली की जो भुजा है AB और CD दोनों बराबर है, लेकिन दोनों दिशाओं में विपरीत बल यहाँ कार्य करने लगते हैं, तो यहाँ एक बलयुग्म का निर्माण हो जाता है जिसके कारण कुंडली वामावर्त दिशा में घूमेगी। कुंडली के साथ इनके सिरों पर लगे वलय भी घूमने लगते हैं। इन विभक्त वलयों की मदद से जो धारा है वो इस प्रकार रखी जाती है कि कुंडली पर लगातार जो बलयुग्म है वो एक ही दिशा में कार्य करे और कुंडली है वो एक ही दिशा में घूमती रहे। इसके उपयोग कहाँ कहाँ होते हैं? बिजली के पंखे चलाने में, गेहूं की चक्की से आटा पीसने में, ये यहाँ इसके अनुप्रयोग है, वहाँ इनका इसको काम में लिया जाता है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि दो चुम्बक है बड़ी और यहाँ पर अक्ष और वाई ब्रश लगाए गए हैं, एक बैटरी लगाई गई है बड़ी और यहाँ इसको अपनी धुरी पर घुमाया गया है। अगला प्रश्न यहाँ हमारे पास है, जल के विद्युत अपघटन की विधि लिखिए और आवश्यक नामांकित चित्र भी बनाइए। तो सबसे पहले जो जल है उसमें विद्युत धारा प्रवाहित यदि करेंगे तो उसका विघटन हो जाएगा और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन हमको प्राप्त होगी। इसे ही जल का विद्युत अपघटन हम कहेंगे। चूँकि जो जल है विद्युत का कुचालक है और शुद्ध जल में विद्युत धारा का संचालन नहीं हो पाता है, इसके कारण उसमें कुछ अम्ल मिला दिए जाते हैं ताकि वोल्टता लगाकर ही कुछ धारा प्रवाहित की जा सके। तो यहाँ देखिए कैथोड माइनस और एनोड प्लस है, यहाँ आप देख पा रहे हैं। तो कैथोड के नीचे हाइड्रोजन निकल रही है और कैथोड जो है उसके नीचे जो प्लस है वो निकलेगी और एनोड के नीचे माइनस ऑक्सीजन गैस यहाँ निकलेगी। तो जो अभिक्रिया है वो कुछ इस प्रकार से हो जाएगी, 2H2O H2 और O2 में चेंज हो जाएंगे। अगला प्रश्न यहाँ है कि जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोया जाता है तो विलयन का रंग बदल जाता है, ऐसा क्यों होता है? तो जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोते हैं तो वह भूरे रंग का हो जाता है, क्योंकि लोहा है कॉपर सल्फेट के विलयन में से कॉपर को विस्थापित कर देता है और आयरन सल्फेट का निर्माण यहाँ कर देता है। आयरन कॉपर से ज़्यादा अभिक्रियाशील होता है। ये एक अभिक्रिया है, विस्थापन अभिक्रिया यहाँ हो जाएगी, क्योंकि ज़्यादा क्रियाशील पदार्थ है वो कम क्रियाशील पदार्थ को यहाँ विस्थापित कर देगा। तो ये आप चित्र देख पा रहे हैं, ये चित्र आप बना दोगे। अब हम लेते हैं निम्नात्मक प्रश्न संख्या 21 से लेकर 23 तक। पहला प्रश्न है, इसमें 2-3 पॉइंट्स के रूप में प्रश्न दिए गए हैं। पहला तो है युग्मानुबंधन किसे कहते हैं, दूसरा तंत्रिका कोशिका न्यूरॉन के कार्य है और तीसरा है तंत्रिका कोशिका का नामांकित चित्र। तो सबसे पहले जो सिनेप्स है युग्मानुबंधन वो क्या होता है? तो वह संपर्क बिंदु जो एक न्यूरॉन के एक्सोन की अन्य शाखाओं एवं दूसरे न्यूरॉन के डेंड्रोइट के बीच में बनता है,
सिनेप्स कहलाता है। देखिए यहाँ जो चित्र दे रखा है, तो ये पूरा का पूरा जो पेशी है उसका है। तो यहाँ देखिए ये वाले भाग और ये वाले भाग जहाँ पर जुड़ेंगे वो कहलाएगा हमारा सिनेप्स। और ये सिनेप्स कम्प्लीटली जुड़े नहीं होते हैं, इनके बीच में गैप होता है और एक लिक्विड भरा रहता है। उस लिक्विड के माध्यम से भी जो इन्फॉर्मेशन है वो ट्रांसफ़र होती है। मेनली तो ये काम जो पेशी कोशिका है वो ही करती है, जो पेशी तंतु है उसके द्वारा होता है। दूसरा जो प्रश्न है हमारा, तंत्रिका कोशिका में न्यूरॉन के कार्य है वो हम देख लेते हैं। तो पहला तो कार्य है, तंत्रिका कोशिका आपस में मिलकर श्रृंखला बनाती है और ये उद्दीपन प्रेरणाओं को विद्युत आवेश के रूप में तेजी से एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाते हैं, जिससे कि क्रियाएं संपन्न होती है। दूसरा कार्य यहाँ तंत्रिका कोशिका का अन्य कार्य जो मस्तिष्क अवचेतन से भी है। अवचेतन मस्तिष्क मनुष्य के जीवन से जुड़ी सभी यादों को सुरक्षित और संग्रहित करके रखता है। इसी कारण से तंत्रिका कोशिका का कार्य अनेकों क्षणों की प्रतिमा भी पहुंचाना होता है। इससे हम आइडिया ये लगा सकते हैं कि कभी कभार हम वो चीज़ देख लेते हैं जो हमने कभी देखी ही नहीं है। अवचेतन से तात्पर्य ये है कि हम जो सपने में आते हैं, सपने जो हमको आते हैं, ये वो चीज़ आपको यहाँ बताई गई है। फिर लास्ट में है तंत्रिका कोशिका का चित्र। तो इसमें आप ये सारे के सारे जो नाम हैं ये आप शो करोगे, जैसे कोशिका आवरण है, कोशिका बॉडी, यहाँ पूरी की पूरी ये बॉडी है कोशिका की, ये केंद्रक है, ये दुर्मिका है, ये काय है, ये डेंड्रोइट संवेदन और ये लास्ट में पेशी तंतु। ये आप डायग्राम बनाओगे। उसके बाद में अगला जो प्रश्न है कि मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर की स्थिति और संतुलन का अनुरक्षण करता है। दूसरा है अनिश्चित क्रियाओं के 2 उदाहरण। तीसरा है मानव मस्तिष्क का नामांकित चित्र। तो पहला प्रश्न हम यहाँ कर देते हैं कि मस्तिष्क का जो अनुमस्तिष्क भाग है वो स्थिति और संतुलन का कंट्रोल करता है। अनिश्चित क्रिया के 2 उदाहरण हमारे पास है कि भोजन को देखकर मुंह में लार आना, या फिर देखकर नहीं तो भोजन की जो स्मेल है उससे ही लार आना। उल्टी होना एक प्रकार की आमाशय की जो एलर्जी है उसको दर्शाता है, जो कि कोशिकाएं सहन नहीं कर पाती हैं और वो मैसेज कर देती है ब्रेन को कि ये जो पदार्थ आया है ऊपर से ये हमारे लायक नहीं है, तो आप इसको बाहर निकालें। और इस तरीके से हम उल्टी हो जाती है मानव को। ब्रेन का जो नामांकित चित्र है थोड़ा टिपिकल ज़रूर है, लेकिन आपको याद ये रखना ही होगा। तो ये 5-6 नाम है इसमें, जैसे मस्तिष्क का केंद्रीय भाग है पार्श्व निलय, तीसरा निलय, चौथा निलय, ये नीचे ही नीचे आप सेरिबेलम बना देंगे। और जो लेटरल पार्ट है ब्रेन का ये हो जाएगा। और ये जो मेरु रज्जु है ये यहाँ से निकालते हुए मेडुला ऑब्लोंगेटा के नीचे से ये निकाल देंगे और इनके बीच में पोन्स वेरुलाई आप शो कर देंगे। तो इस तरीके से आप डायग्राम बना देंगे। उसके बाद में जो अगला प्रश्न है वो है हमारा जो गोलीय लेंस की चिन्ह परिपाटी को समझाइए। किसी अवतल लेंस की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है, किसी बिंब को लेंस से कितनी दूरी पर रखेगी प्रतिबिंब 10 सेंटीमीटर दूरी पर बने। दूसरा प्रश्न ये है। तीसरा ये है लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन भी ज्ञात कीजिए। उत्तल लेंस द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब के लिए किरण चित्र भी बनाना है, जबकि जो वस्तु है वो 2f1 और f1 के बीच में रखी गई है। तो पहली बात जो परिपाटी है गोलीय लेंस की चिन्ह परिपाटी वो देख लेते हैं। तो लेंस के बाईं ओर हमेशा बिंब को रखा जाता है, जिसकी वजह से प्रकाश की जो किरणें हैं वो हमेशा बाएं से दाएं की ओर पड़ती है। सभी दूरियों को प्रकाशीय केंद्र से और मुख्य अक्ष के समांतर नापते हैं। प्रकाशीय केंद्र से दाईं ओर की सभी दूरी धनात्मक और बाईं ओर की सभी दूरी ऋणात्मक ली जाती है। लेंस के मुख्य अक्ष के लंबवत ऊपर की ओर सभी दूरी धनात्मक और नीचे की ओर ऋणात्मक हो जाती है। उसके बाद में छोटा सा न्यूमेरिकल है, ये आप देखें कि यहाँ पर हमको दिया गया है v है
तो ये -v हो जाएगा, और UF यहाँ दे रखा है तो ये -15 आ जाएगा। ये फॉर्मूला हमारे पास है, इसमें हम मान रखेंगे तो ये हमारे पास 1/30, और ये U पहले से माइनस का है, आप देख पा रहे हैं, तो ये 30 आ जाएगा। बिंब की दूरी यहाँ हमारे पास। उसके बाद में आवर्धन निकाल लेंगे, -10 बटा -30 बराबर 0.33, 1/3। उसके बाद में किरण चित्र, यहाँ +0.33 आया है, तो इसका मतलब है कि जो प्रतिबिंब है वो सीधा है, आभासी है, और प्रतिबिंब के आकार का 1/3 है। यहाँ पर बिंब हमारा 2f1 और f1 के बीच रखा है, तो यहाँ प्रतिबिंब जो हमारा बनेगा वो 2f से आगे बनेगा। ये जो आप देख पा रहे हैं ये वाला, और ये बिंब आप यहाँ शो कर देंगे। किरण चित्र कुछ इस प्रकार से हो जाएगा। उसके बाद में अगला प्रश्न है कि 15 सेमी फोकस दूरी के एक अवतल दर्पण का उपयोग करके हम किसी बिंब का सीधा प्रतिबिंब बनाना चाहते हैं। बिंब का दर्पण से दूरी का परिसर क्या होना चाहिए। बिंब की प्रकृति व आकार पर भी टिप्पणी हमको लिखनी है। इसी स्थिति में प्रतिबिंब बनने का किरण चित्र बनाना है, तो इसके द्वारा उत्पन्न आवर्धन +1 है। यहाँ पर सबसे पहले हम +1 आवर्धन वाला जो किरण चित्र है वो ही बनाएंगे। तो यहाँ पर वस्तु कहाँ रखी जाएगी, मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच में इसको रखना पड़ेगा। उसके बाद में ये हम बाहर की तरफ डॉट से घुमाएंगे, तो ये B' के ऊपर हमारा प्रतिबिंब बन जाएगा। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं +1 आवर्धन वाला। दर्पण की जो दूरी है वो 15 सेंटीमीटर से कुछ कम हो सकती है, इसलिए जो प्रतिबिंब वो सीधा और आभासी और तथा वस्तु से बड़ा हो जाएगा। यहाँ देखिए m बराबर h2 बटा h1 या फिर h2 बराबर h1। पहले से ये धनात्मक चिन्ह है, तो समतल दर्पण द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब आभासी और वस्तु के पीछे बन जाएगा। जो 23वां प्रश्न है वो है हमारा धातु के साथ अम्ल की अभिक्रिया होने पर कौन सी गैस निकलती है, उदाहरण के द्वारा समझाना है और जांच भी करनी है। तो यहाँ पर धातुओं के साथ अम्ल की अभिक्रिया जब होती है तो हाइड्रोजन गैस निकलती है। धातुएं नाइट्रिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त नहीं करती, ये अपवाद स्वरूप है। तो यहाँ उदाहरण ले लेंगे हम, Zn+2HCl बराबर ZnCl2 + HCl, और दूसरा जो H2SO4 के साथ उदाहरण है वो ये ले लेंगे। उसके बाद में हाइड्रोजन गैस की उपस्थिति की जांच कैसे करेंगे, तो उसके जो परख नली है हमारे पास, आप चित्र में देख पा रहे हैं ये वाली, तो इसके पास एक जलती हुई मोमबत्ती या तिल्ली ले जाएंगे तो वो फट फट की ध्वनि के साथ जलेगी, और यह ज्वलनशील गैस है जो बुलबुला के रूप में हाइड्रोजन गैस है। उसके बाद में ये चित्र जो दे रखा है वो आपको बनाना होगा। अगला प्रश्न, यहाँ पर धातु यौगिक A तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ क्रिया करके एक बुदबुदाहट युक्त गैस बनाता है, उसमें जलती हुई मोमबत्ती को बुझा देती है। तो यहाँ जो बुदबुदाहट युक्त जो गैस बनती है वो कौन सी होगी, कार्बन डाइऑक्साइड होगी। आप नीचे समीकरण को देखिए, कैल्शियम कार्बोनेट और HCl की क्रिया करने से हम कैल्शियम कार्बन क्लोराइड और जल बना देता है। CO2 गैस यहाँ निकलती है और ये बुदबुदाहट के साथ निकलती है। तो ये आपका पेपर है वो कंप्लीट हो गया। पेपर से संबंधित और कोई क्वेरी के बारे में आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, और साथ ही कक्षा 8 के जो पेपर हमने डाल रखे हैं उनको देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं हमसे नेक्स्ट वीडियो में।